गुड मॉर्निंग बच्चों। सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 5 और आज का उप विषय है संसाधन। हम शुरू से संसाधन ही पढ़ रहे हैं, तो आज जो है वो है संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाता है, इसके ऊपर आज हम विचार करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कार्यपत्रक 3 एवं 4 में संसाधनों एवं उनके उपयोग के विषय में जानकारी प्राप्त की। आज के कार्यपत्रक के माध्यम से हम संसाधन संरक्षण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम जो है वो इसका संरक्षण कैसे किया जाए, इसकी रक्षा कैसे की जाए, उसके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहला शीर्षक है संसाधन संरक्षण का अर्थ क्या है। संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना एवं इन्हें फिर से बनने के लिए समय देना। चूंकि संसाधन सीमित हैं, इसलिए संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। इस शीर्षक के अंतर्गत हमने जाना कि संसाधन संरक्षण का अर्थ क्या है। तो जो भी संसाधन है, जैसे मान लीजिए पेट्रोल एक संसाधन है। अब इसकी रक्षा करने का मतलब ये नहीं होगा कि आप पेट्रोल का यूज ही ना करें, फिर तो ये संसाधन ही नहीं रहेगा। क्योंकि संसाधन तभी तक एक संसाधन कहलाता है या है जब इसका प्रयोग किया जाता है, यह मानव को फायदा पहुंचाने के लिए प्रयोग होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम पेट्रोल का यूज ही करना छोड़ देंगे, हमें यूज करना है। तो फिर संरक्षण क्या हुआ। संरक्षण का अर्थ यह है कि हम पेट्रोल का जरूरी कामों में ही यूज़ करें, इसको वेस्ट ना करें। जैसे अगर आप कहीं साइकिल से जा सकते हैं, आपके पास साइकिल भी, आपके पास मोटरसाइकिल भी है, तो आप साइकिल से जाएं, वहाँ पर आप पेट्रोल को बचाइए। लेकिन जहाँ पर आपको ज़रूरी है, आपको जाना है 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या ज़्यादा दूर, तो आप अपने मोटरसाइकिल से या गाड़ी से जाइए। लेकिन जहाँ पर आप बचा सकते हैं वहाँ पर आपको बचाना चाहिए। इसी को संरक्षण कहा जाता है। और फिर से बनने के लिए समय देना चाहिए, इसी को हम संरक्षण कहते हैं। और ये संरक्षण अति आवश्यक है। अगला शीर्षक है वो है भूमि संसाधन का संरक्षण। इसके लिए वनरोपण, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग को कम करना, अतिचारण पर रोक इत्यादि तरीके अपनाए जा सकते हैं। अब जो भूमि है वो पिछली वर्कशीटों में भी आपको बताया गया था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है जिसके बिना जिंदा रहना असंभव है। अब इसको हम कैसे बचा सकते हैं, इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना होगा पेड़ लगाने हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने हैं। इससे क्या होगा, आपकी भूमि को ताकत मिलेगी, बारिश वगैरह में मिट्टी का कटाव नहीं होगा और धरती और भी सुंदर नजर आएगी। तो आपको वन रोपण करना है। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। उर्वरक जो हैं वो ज़मीन के लिए ज़रूरी होते हैं, वो उसकी खुराक होती है। लेकिन आवश्यकता से अधिक अगर हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो पृथ्वी जो है वो दूषित हो जाती है और उसका जो दुष्प्रभाव है वो पेड़ पौधों पर, जो भी ज़मीन से जुड़ा हुआ, और हम सभी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो सब पर इसका बुरा असर होता है। और अतिचारण पर रोक लगाना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए घास है, आप पशु चराते हैं, वो घास को चरते हैं, लेकिन वो घास को बड़ी ही ना होने दे। थोड़ा सा वक्त देना चाहिए कि इस हिस्से में घास को चर लिया है, अब 1 महीने के लिए इसको छोड़ दिया जाए, कहीं और पर पशु चरा लिए जाएं ताकि उसका संरक्षण हो सके। अगला शीर्षक है मृदा संसाधन का संरक्षण। मिट्टी का जो संसाधन है, मिट्टी जो एक संसाधन है, उसका संरक्षण कैसे किया जाता है। तो मृदा संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, अतिचारण पर रोक, सीढ़ीदार खेत बनाना, शस्यावर्तन का क्या अर्थ है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, विभिन्न फसलों को बारी बारी से बोना इत्यादि सामान्य तरीके हैं। अब मृदा का, मिट्टी का संरक्षण, जो भूमि का संरक्षण है लगभग वही मिट्टी का संरक्षण है।
तो मिट्टी के संरक्षण के लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने हैं। बाढ़ को नियंत्रित करना है, बांध बनाकर आप कर सकते हैं, नहरों के माध्यम से पानी को निकाल सकते हैं, ताकि जो बाढ़ का पानी है वो बार बार अगर भरा रहेगा धरती पर, ज़मीन पर, तो मृदा खराब हो जाती है। वो जो पैदा करने की शक्ति उसमें होती है उसको खो देती है। अतिचारण पर रोक, ज़्यादा पशुओं को अगर चराएंगे आप तो भी वो रिकवर नहीं कर पाएगी। सीढ़ीदार खेत बनाना, सीढ़ीदार खेत मैं 9वीं में बता चुका हूँ आपको कि क्यों बनाए जाते हैं। बाढ़ का नियंत्रण किया जाता है इससे। पानी जो है वो एक फ्लो में नहीं बहता, धीरे धीरे बहता है, जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है। और शस्यावर्तन, विभिन्न फसलों को बारी बारी से बोना। जैसे क्योंकि अगर हम एक जैसी फसल ही बोएंगे तो वो फसल जिस भी तत्व को ज़्यादा खींचेगी उस तत्व की ज़मीन में कमी आ जाएगी। जैसे हो सकता है किसी पौधे को फॉस्फोरस ज़्यादा चाहिए और बार बार आप इसी प्रकार की फसल बोते रहोगे तो ज़मीन के अंदर फास्फोरस की कमी आ जाएगी। किसी फसल को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए तो नाइट्रोजन की कमी आ जाएगी। लेकिन आप अगर बारी बारी बोएंगे तो सभी तत्व जो है वो एक समान मात्रा में निकलते रहेंगे और ज़मीन को रिकवर करने का मौका भी मिलता रहेगा। बार बार बोने के दूसरे कारण जड़ों से रिलेटेड भी हैं। जैसे अगर आप गेहूं को बोते हैं तो गेहूं की जड़ें हैं वो मुश्किल से, जो आप छोटा स्केल यूज़ करते हैं उसकी भी आधी लगभग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप गेहूं बोते हो तो उसकी जड़ें ऊपर ऊपर वाले हिस्से में होती हैं, तो ऊपर ऊपर से वो तत्व जो है ज़मीन से जो है वो आप ताकत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ की ताकत को खींचती है। फिर अगर आप उसके 6 महीने के बाद में सरसों बोते हैं, सरसों की जड़ें नीचे जाती हैं तो वो नीचे के तत्वों को ग्रहण कर लेती है, तो ऊपर वाले जो हिस्सा है ऊपर वाले हिस्से को रिकवर करने का मौका मिल जाता है। तो इसी तरह से फसलों को बारी बारी से बदल बदल कर बोना चाहिए। तो इस प्रकार से आप मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। अगला शीर्षक है जल संसाधन का संरक्षण। अब हमने ऊपर जो है वो भूमि का संरक्षण देखा, मृदा का संरक्षण देखा। अब आता है पानी को हम कैसे बचाएं, पानी का संरक्षण हम कैसे करें। अशोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन, जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव इत्यादि जल के प्रमुख प्रदूषक हैं। जल के अति उपयोग को रोकना एवं इसे प्रदूषण से बचाना अति आवश्यक है। तो एक तो जो जमीन है या जो जल संसाधन है अशोधित, जो आपकी टॉयलेट का जो पानी है उसमें 99 पॉइंट कुछ पानी ही होता है, वो जो है वो उसका शोधन करके ही आप उसको फैलने दें। अगर आपने अशोधित रूप से उसको प्रवाहित कर दिया तो ज़मीन जो है वो प्रदूषित हो जाती है। कृषि रसायनों का विसर्जन, जो कृषि के अंदर जो रसायन यूज़ किए जाते हैं, केमिकल यूज़ किए जाते हैं, उससे भी जो जल संसाधन है वो प्रभावित होता है। क्योंकि वो रसायन जो है, आप जैसे मान लीजिए आपने कोई कीटनाशक डाला पौधे के ऊपर, फिर उसके ऊपर आप पानी डालते हैं या बारिश होती है तो वो जो रसायन है वो पौधे के ऊपर से ज़मीन में चला जाता है, और ज़मीन में जो बारिश हो रही है ज़मीन पर, वो उस बारिश के पानी को ज़मीन सोखती है। तो जब वो ज़मीन उस पानी को सोखेगी तो उस पानी के साथ में कीटनाशक या रसायन भी ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और फिर वो नीचे जाकर, और हम उसी पानी को दोबारा से निकालते हैं ज़मीन से, तो फिर वो हमारे प्रयोग में आते हैं और हमारा स्वास्थ्य है उस पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव, जो जल निकाय उनमें औद्योगिक जो फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है, यूज्ड पानी है, उनका जो यूज़ करते हैं पानी और फिर उसमें गंदगी मिल जाती है, उस पानी को भी ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, नदियों में छोड़ दिया जाता है, नालों में छोड़ दिया जाता है, और वो ज़मीन के थ्रू वो गंदा पानी भी नीचे पहुंच जाता है। उसके थ्रू भी जो केमिकल हैं वो नीचे पहुंच जाते हैं। अगला है जल के अति उपयोग को रोकना। अति उपयोग का मतलब वो ही है जैसे कि आपको ऊपर बताया गया था कि आपको ये नहीं करना है कि जल का प्रयोग करना ही बंद कर दें, फिर तो वो संसाधन नहीं रहेगा। जल का यूज़ करना है, जैसे पेट्रोल का बताया गया था आपको, लेकिन सोच समझ कर यूज़ करना है। जैसे कि हो सकता है कि आप अगर अपनी गाड़ी धोते हैं तो
आप 2 या 3 बाल्टी में उसको धो सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि पानी का नल लेकर और लगे रहते हैं 1-2 घंटे 3 घंटे उसमें पानी को वेस्ट करने। तो इस तरह से पानी को वेस्ट नहीं करना है। अगर कम पानी में काम चल रहा है तो कम पानी में काम चलाना चाहिए, जिससे कि जो है वो जल का संरक्षण हो सके। और हर वो काम करना है जो पानी को प्रदूषित होने से रोके, और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो जल को प्रदूषित करे, अनावश्यक रूप से प्रदूषित करे। अगला शीर्षक है प्राकृतिक वनस्पतियों एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। अब पेड़ पौधों का और वन्य जीवों का संरक्षण कैसे करेंगे? तो वनों के विनाश, मृदा अपरदन, वनों की आग, भूस्खलन इत्यादि से प्राकृतिक वनस्पतियों एवं प्राणियों के लुप्त होने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। इन्हें रोकना अति आवश्यक है। इसके अलावा वन्य प्राणियों के शिकार को भी रोकना आवश्यक है। अब इसमें है वनों का विनाश। अगर आप वन काट देंगे, वन नहीं रहेंगे, तो जंगली जानवर जो हैं वो कहाँ पे अपना बसेरा करेंगे, वो कहाँ पे रहेंगे? तो इस प्रकार से ये आपस में जुड़े हुए प्राकृतिक वनस्पतियाँ मतलब वन और वन्य प्राणी आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ या फिर जो वन है वो ही वन्य प्राणियों का घर है। आपने उनके घर को नष्ट कर दिया है तो फिर वो कहाँ जाएंगे? वो मर जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। मृदा अपरदन है, मिट्टी का जो कटाव है उसको रोकना है, और उसको रोकने का भी एकमात्र साधन आपके पास है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाए जाएं या फिर वनों को उगाया जाए। वनों की आग, वनों में ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं होने देना है जिससे वन में आग लग सके। भूस्खलन, जो मिट्टी धंस जाती है, खिसक के नीचे आ जाती है, उसे भूस्खलन कहते हैं। इन सारे कामों से जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं और जो वन्य प्राणी हैं वो लुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। इन्हें रोकना अति आवश्यक है। जितने प्रयास मानव कर सकता है इनको रोकने के, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मानव का बस नहीं है, जैसे भूकंप आ गया, वन नष्ट हो गया, या फिर बहुत ही भयंकर बाढ़ आ गई है, तो उसे कुछ हद तक कंट्रोल ही हम कर सकते हैं। उनके अलावा जिन चीज़ों को मानव कंट्रोल कर सकता है वो काम उसे अवश्य करने चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं अपने फ़ायदे के लिए, पैसे के लिए या शौक़ के लिए वन्य प्राणियों का शिकार करते हैं। तो इस प्रकार के शिकार पर भी रोक लगनी बहुत ज़रूरी है ताकि प्राकृतिक वनस्पतियों और वन्य प्राणियों का संरक्षण हो सके। अगला शीर्षक है खनिज संसाधनों का संरक्षण। अब खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए? इनके लिए खनिजों के नियंत्रित उपयोग को बढ़ावा देना एवं इन्हें बर्बाद होने से रोकना जरूरी है। कोयला, पेट्रोलियम आदि खनिज ईंधनों का प्रयोग कम करके इनके स्थान पर विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे पेट्रोलियम का उदाहरण मैंने दिया था, इसी तरह से कोयला है। तो इसी प्रकार से आपको इन संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। अगला प्रभाग प्रश्नोत्तरों का है, उसके PDF आपको शेयर कर दी जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद।